के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उस समय आरव उससे नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी, मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से। हमें आज रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई और मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में बड़बड़ा के उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये तुम अपनी पुरानी खटारा बेचकर एक नई गाड़ी ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लूंगा माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्होंने जंगल में दूर कहीं से भेड़िए के रोने की आवाज़ सुनी। वो भेड़िया आवाज़ उस काली रात को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिली, ना ही कोई होटल मिला। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीरान में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक सी गई। तेज बारिश के आसार नजर आने लग गए थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वे दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली की नज़दीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पे डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन्हें दोनों की ये बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वे दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजा के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उसे पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली है। जवाब में उस आदमी ने बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देख ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी। वो फोटो फ्रेम जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी, किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तब मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी और वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम टंगी हुई थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ वो फ़ोटो फ्रेम था और वो खाली था। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहें तो आज आप रात यहीं दोनों रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे। ये सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात वहीं बिताने का निर्णय लिया, क्योंकि वहाँ पे टेलीफोन नहीं लग रहा था। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। आरव की नींद अचानक से खुल गई और वो एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड हो चुका था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर पड़ी और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे के हवाई उड़ गए, क्योंकि कुछ घंटे पहले
देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों ने उसमें तस्वीर देखी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की नहीं बल्कि 6 पैरों की आवाज आ रही थी। अब वो दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके बस उन्हें दरवाजा खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश करी, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि वो दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वे दोनों इस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया था। चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया था। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल का टार्च चालू करने लगी। जैसे ही टार्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर टंगी हुई थी और वो शैतानी मुस्कान से देख रहे थे। और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ था झूला, वो जो कि बिना हवा के झूलने लगा। ये सब भयानक मंजर को देखकर मिताली की डिग्गी बैठ गई और आरव बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव का वहां पर एक दूसरे की सांसों की आवाज आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों की हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लग गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हो या मुझे जीमेल पे आप मेल कर सकते हो आपकी स्टोरी। मैं आपकी स्टोरी अपने ही वर्ड में नरेट करूँगा। बाकी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे वो घंटी वाला बेल ज़रूर दबाना ताकि मेरा नए वीडियो जैसे भी आए आपको पहला उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, गुड बाय।